एंड डालिए डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Difference between galvanic and electrolytic cell। मेन क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सबसे एक तरफ में गैल्वेनिक सेल, एक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल होती है और दूसरे में इलेक्ट्रिकल केमिकल होती है। सबसे पहले आप कहेंगे गैल्वेनिक सेल में, ध्यान से देखना, गैल्वेनिक सेल में एनर्जी केमिकल को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को केमिकल? तो आपने कहा सर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जल्दी से मुझे बताओ, कैथोड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तीसरा एनोड नेगेटिव होता है। रिएक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पांचवा ई ऑफ द सेल क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ई ऑफ द सेल पॉजिटिव होता है। छठवा डेल्टा जी क्या होता है? ठीक है, अब इधर आ जाओ। पहला पॉइंट क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी। कैथोड बताना बेटा। नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई ऑफ द सेल और डेल्टा जी। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जब मैं गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कशन कर रहा था, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। कैथोड वहां पे पॉजिटिव हुआ करता था, एनोड वहां पे नेगेटिव हुआ करता था और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता था। ई ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती थी और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी। वहीं पे जब मैं डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। कैथोड यहाँ पे नेगेटिव हुआ करता था, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता था और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ करता था और ई ऑफ द सेल नेगेटिव होता था और डेल्टा जी पॉजिटिव होता था। ये दोनों मेन डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसको आपको हमेशा याद रखना। याद रहेगा? गुड, नोट करिए। देखो अभी तक मैंने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया आपको और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस कुछ भी पढ़ाया। इन सब में एक जगह ऑक्सीडेशन होता था और एक जगह, मैंने भी सबसे आखिरी वाला जो एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, उसमें मैंने एक तरफ सिल्वर रखा था और एक तरफ गोल्ड रखा था। मैंने कहा था गोल्ड को ऑक्सीडाइज करना है और सिल्वर के ऊपर गोल्ड को रिड्यूस करना है, इसलिए गोल्ड ऑक्सीडाइज होने के लिए एनोड पे रखा गया था और सिल्वर को कैथोड पे रखा गया था। जरा एक बात समझने की कोशिश करो, मुझे बताओ। सोचो वो जो सुनार है जिसको मैंने अपनी रिंग दी थी, उसको चांदी की रिंग सोना बनाने के लिए,
अगर वो ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले सेल में आकर इसको लगा करके छोड़ देता है, तो जितना भी गोल्ड है वो फटाफट फटाफट ऑक्सीडाइज होकर किसमें आ जाता है, सिल्वर में। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितना गोल्ड को प्लेट करना, उसी हिसाब से तो पैसा होगा। तो ये जो अमाउंट है कि हम कितनी गोल्ड को सिल्वर के ऊपर प्लेटिंग करने वाले हैं, वो अमाउंट सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे फैराडे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको सबसे पहले फैराडे ने बताया था, इसलिए हम इसे फैराडेज लॉ बोलते हैं। फैराडे ने बेसिकली दो लॉ दिया था, इसमें सबसे पहला फर्स्ट लॉ होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मेटल को दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चल रहा है, तो आप जब कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो कहीं से तो जाने अनजाने में आप करंट पास करते हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ, करंट। और करंट अगर पास हो रहा है तो उस करंट पर यूनिट टाइम को हम चार्ज बोलते हैं, यानी कि I × T क्या कहलाता है, चार्ज। तो एक सेकंड तक जितना करंट, 1 एम्पियर का करंट एक सेकंड तक जितना पास होता है उसे 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बताऊं कि चार्ज क्या होता है तो आप कहेंगे चार्ज होता है I × T। यस और नो? I किसमें है बेटा, एम्पियर में, और T किसमें है, सेकंड में। तो I यहाँ पे एम्पियर में हो गया, एम्पियर में लिख देता हूं, और स्पीड क्या हो गया बेटा, सेकंड में हो गया। तो इस हिसाब से ये किस में आता है, कूलम में। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, कूलम में। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 कूलम की वैल्यू क्या होगी, एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए पास किया जाए तो 1 कूलम चार्ज पास होता है। क्लियर है? फिर अगर मैं आपसे इसे कहूं कि ये जो चार्ज है क्या ये ज़्यादा देर तक पास किया जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। सिंपल है, जितना ज़्यादा चार्ज पास किया जाएगा अमाउंट उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। यही फर्स्ट लॉ है। लिखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालेंगे फैराडेज लॉ और इसमें लिखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the amount of chemical reaction which occur at any electrode, the amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by current is directly proportional to the quantity of electricity ब्रैकेट में देना चार्ज, the quantity of electricity ब्रैकेट में देना चार्ज passing through the electrolyte, passing through the electrolyte, यानी कि W this is directly proportional to क्या लिखूंगा बेटा, Q। जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे हो या कैथोड पे हो। यानी कि आप ये कह सकते हो जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करोगे एनोड उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करोगे कैथोड पे उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, इतना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। सिंपल है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटा सकता हूँ। जब मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगेगा z, इसे इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं, z × q। और q की वैल्यू क्या होती है, I × T। क्या W = I × सॉरी z × I × ऐसा लिखा जा सकता है, ZIT, W = ZIT। ये है फर्स्ट लॉ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस।
तो इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। इसी तरीके से हम सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। W है अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट, क्या बेटा Z है, मैं लिख देता हूँ। W है अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, Z है इक्विवेलेंट कांस्टेंट I करंट इन एम्पियर, T क्या है टाइम इन सेकंड। ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसी तरीके से हम सेकेंड लॉ भी लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ देखना बेटा, सेकेंड लॉ क्या है। अच्छा, एक सवाल से सेकेंड लॉ शुरू करते हैं। एक बात बताना जरा, अगर मैं आपसे कहता कि ये बात तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना अमाउंट डिपॉजिट, क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर का सॉल्यूशन। उसमें मैंने 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए पास किया, तो उसके हिसाब से कुछ अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उसी 5 एम्पियर के करंट को 20 सेकंड तक पास किया, तो क्या लगता है किसमें ज्यादा डिपॉजिट हुआ होगा? 20 सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि अगर टाइम ज्यादा हुआ तो टाइम ज्यादा होने से आपका W ज्यादा डिपॉजिट होगा। दूसरा, अगर मैं एम्पियर बढ़ा दूं, यानी कि अगर मैं कहूं 15 एम्पियर का करंट मैंने 10 सेकंड तक पास किया और एक में 25 एम्पियर का करंट मैंने 10 सेकंड तक पास किया, 25 वाले में क्या? क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, क्लियर है ना। लेकिन जरा सोचो, सेम करंट सेम टाइम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन में पास किया जाए। जैसे एक तरफ मैंने कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया और दूसरी तरफ मैंने एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन ले लिया। 13 तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, मैंने क्या बोला था भूल गया नहीं, मतलब अमाउंट के लिए सेम करंट सेम टाइम अलग अलग सॉल्यूशन से, तो एग्जैक्टली अमाउंट आपको याद। मैंने कहा चलो ठीक है, 10 एम्पियर का करंट 10 25, चलो 25 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए एक बार हमने एल्यूमिनियम में पास कराया और वही 25 एम्पियर के करंट 10 सेकंड के लिए एक बार मैंने कॉपर में पास कराया। तो अब सवाल ये है कि कॉपर ज्यादा डिपॉजिट होगा या एल्यूमिनियम ज्यादा डिपॉजिट होगा? सवाल वही है, कुछ बदला नहीं है, बस इस बार हमने करंट सेम रखा, टाइम सेम रखा, यानी कि मैंने चार्ज को सेम रखा है, लेकिन अमाउंट जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बदल दिया, एलिमेंट मैंने बदल दिया। पिछली बार मैंने क्या किया था? एलिमेंट सेम रखा था और क्या बदल दिया था? चार्ज बदल दिया। सेम एलिमेंट है, अलग अलग चार्ज पे होगा तो फर्स्ट लॉ काम करेगा। सेम चार्ज है, अलग अलग एलिमेंट हुआ तो सेकेंड लॉ काम करेगा। तो सेकेंड लॉ तब काम करेगा जब एलिमेंट बदल दिया जाए। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, लिखेंगे सेकेंड लॉ लिखिए, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated ब्रैकेट और डिपॉजिटेड, या लिबरेटेड हो या डिपॉजिटेड, और डिपॉजिटेड by the same quantity of electricity, by the same quantity of electricity passing through the electrolyte, passing through the electrolyte, same quantity of electricity passing through the electrolyte are directly proportional to their chemical equivalent weight, are directly proportional to their chemical equivalent weight। अगर मैंने जो अमाउंट है उसको W माना है
और इक्विवेलेंट वेट को E मान लो तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। यही होगा ना, यही होगा या कुछ अलग हो जाएगा? ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब अगर मैं आपसे इसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने कहा था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ W1 by W2 दिस इज इक्वल टू E1 by E2, E1 by, तो आप जल्दी से मुझे बताओ W1 क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ सब्सटेंस 1, E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड 1 या सब्सटेंस 1, W2 क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ सब्सटेंस 2, और E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस 2। ठीक है, अब एक सवाल ये है कि इक्विवेलेंट वेट काफी होता है, तो जब मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाया था, याद है? नॉर्मेलिटी के टाइम पे मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर, याद आता था? तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, और मैंने बोला था एन फैक्टर किसी हाफ रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले अब एन की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चार्ज देख के एन समझ लेते हैं कि मैंने मान लिया किसी के ऊपर चार्ज है, mg के ऊपर +2 का चार्ज है, तो उसकी वैल्यू n = 2 आती है। Al के ऊपर +3 का चार्ज है, तो n की वैल्यू 3 आती है। लेकिन अगर mg और Al को एक साथ मिला दिया जाए तो n की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो उस टाइम पे 6 आ जाएगी, ठीक, क्योंकि आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना होगा और देखना होगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है ना? तो आपने कहा E की वैल्यू क्या होता है बेटा? मोलर मास बाई n फैक्टर। तो n फैक्टर यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हो रहे हैं, वही आपका वैल्यू n। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? आप नोट करें इसे एक बार। ये है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस का फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ। एक बार ओवरऑल जो भी हमने देखा उसको एक बार फिर से रैंडमली 10 सेकंड में देख लीजिए। क्या बेटा? हाँ, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कोई कांस्टेंट का यूज हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल कांस्टेंट यूज नहीं, W1/W2 हम ऐसे। चलो एक बार फटाफट अभी जो मैंने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जल्दी मुझे बता दो। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस ई ऑफ द सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था? केमिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल तो केमिकल। कैथोड क्या होता था? नेगेटिव। एनोड क्या होता था? पॉजिटिव। रिएक्शन नॉन पॉजिटिव। डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। फिर हमने फैराडेज लॉ के बारे में डिस्कस किया, यानी कि कितने अमाउंट में करंट पास किया जाए या फिर चार्ज पास किया जाए कि प्रोडक्ट डिपॉजिट हो। तो इसमें दो लॉ है। सबसे पहले पहला वाला लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट करोगे, जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे, उतना ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा, यानी कि W = Q, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या W = Z × Q, या W = Z × I × T। और ये लॉ तब काम करेगा जब चार्ज और टाइम का मतलब चार्ज डिफरेंट हो बट सब्सटेंस आपका एक ही हो। अब अगर हमने चार्ज को सेम रखा लेकिन सब्सटेंस बदल दिया तो कौन सा लॉ आ जाएगा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है कि अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। अब W1/W2 = E1/E2, यानी कि फर्स्ट सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा वो W1 है, सेकंड सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा W2 है, और फर्स्ट सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है E1 है, सेकंड सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E2 है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैग्नीशियम के लिए n फैक्टर +2 हो जाएगा, यानी कि n फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है। एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, तो उसके ऊपर जो n फैक्टर होगा 3 हो जाएगा। सोडियम का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। क्लोरीन का n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1।
ऑक्सीजन का n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। वो तो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है और उस रिएक्शन को बैलेंस करने पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें। देखना बेटा इधर, मान लीजिए, मान लेना कि मान लो ऐसे कोई मेटल है आपके पास, कोई मेटल है M जिसके ऊपर N प्लस है ना, तो ये N प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? N इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएगा? M। ये सुनो, तो यहाँ पे जो कितनी इलेक्ट्रॉन है बेटा N, तो आप कहेंगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके इसका 1 मोल, इसके N मोल, N मोल कौन? इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? इसका 1 मोल बनाएगा। ये सुनो, तो सबसे पहला टास्क होता है कि आप मुझे बताएंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी बताओ। माइनस होता है ना, तो नेगेटिव होता है तो पता है, लेकिन कितने का होता है? 1.6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कितने का चार्ज होता है? अब यहाँ पे अगर मोल यूज करो, सोचो, तो 1 मोल के ऊपर चार्ज कितने का आएगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा कि सर 1 मोल का मतलब 6.02 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। तो आपने इसे कैलकुलेट किया क्या? 6.02 into 1.6 into 10 to the power, बताना बेटा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 96487 कूलम। तो 96487 जो कूलम आ रहा है, इसी को हम फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, बार बार कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली डेटा हम यूज करते हैं 96500 कूलम, और इसी को हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, यानी कि 1 है। तो अब आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने फैराडे के चार्ज लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? n फैराडे चार्ज लग रहा है इसके 1 मोल अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक छोटा सा सवाल यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ, जैसे मैं एक प्यारा सा सवाल पूछ लेता हूँ, सोडियम के ऊपर चार्ज बताना कितने का होता है बेटा? तो सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम। तो आपने कहा कि सर सोडियम का 1 मोल 1 फैराडे, 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है और इसका 1 मोल बना लेता है। यानी कि बेसिकली इससे हमसे नहीं मतलब, हमें इससे मतलब कि सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ रही है? 1 फैराडे। 1 मोल ऑफ सोडियम मींस कितने ग्राम सोडियम? कोई बताना चाहेगा? 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट पड़ रहा है? 1 फैराडे, या कह सकते हैं 96500 कूलम से 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा कि 1 कूलम अगर मैं चार्ज पास करूं तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? 96500 कूलम सोडियम, तो इतना ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। ये सुनो, सेम यही अगर मैं क्वेश्चन फिर से पूछता, मैं कहता कि Mg+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg है, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका 2 फैराडे कितने की डिपॉजिट करेगा? 1 मोल, यानी कि 2 फैराडे कितने ग्राम सोडियम पे कितना होता है बेटा? 24। आपने कहा 24 ग्राम, मैं मान गया, अपने व्यास से मानना पड़ेगा। तो आपने कहा 2 फैराडे 24 ग्राम को डिपॉजिट करा, तो 1 फैराडे कितने को डिपॉजिट करेगा? आपने कहा 12 ग्राम को डिपॉजिट करेगा। या सुनो, ठीक है, अब जरा याद देखो, इसका 1 फैराडे कितने ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है और इसका 1 फैराडे कितने ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है? 12 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। यानी कि सेम चार्ज पास करूंगा तो कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, सोडियम या मैग्नीशियम? सोडियम, क्योंकि एक मान लो 1 फैराडे चार्ज आपने पास कर दिया, तो 1 फैराडे चार्ज में इसका 23 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, जबकि इसका सिर्फ 12 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेता तो आप क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन में एल्यूमिनियम क्या +3 है, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, तो 3 फैराडे कितने का? 1 मोल, यानी कि 27 ग्राम। तो जल्दी से बताओ 1 फैराडे 27/3 यानी कि 9 ग्राम। तो जल्दी से मुझे बता दो, फिर से क्या चार्ज जितना ज्यादा होता जा रहा है अमाउंट उतना कम डिपॉजिट होता जा रहा है? यस और नो?
तो चार्ज जितना ज्यादा हो रहा था इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये बताएगा। इसका सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आप क्या कहेंगे मोलर मास बाई एन फैक्टर। तो आप कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आपने कहा मोलर मास कितना है 23 एन फैक्टर कितना बेटा 12 यानी कि 23 या सुनो अगर मैं आपसे कह रहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बता दो तो आप क्या बोलते 24 बाई यानी कि 12 ग्राम या सुनो अगर मैं यही इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम प्लस भी बोल देता तो क्या हो जाएगा 27 बाई 3 यानी कि 9 ग्राम। तो जल्दी से मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट सबसे ज्यादा किसका है तो क्या सबसे ज्यादा डिपॉजिट भी सोडियम हो रहा है क्या हमारा सेकंड लॉ प्रूफ हो गया यस सुनो। तो सेकंड लॉ आपने अभी अभी तुरंत प्रूफ कर दिया कि आपने कहा कि सर जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं आपने कहा कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al प्लस 3 ये हो गया। तो इस हिसाब से जो वेट डिपॉजिट होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा तो Na प्लस का वेट सबसे ज्यादा डिपॉजिट होगा और फिर Mg प्लस 2 का और फिर Al प्लस 3 का। क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लो फिर एक दो क्वेश्चन इस पर और करेंगे। क्वेश्चन नोट करो a solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes. A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. With current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? तो मुझे बताइए सबसे पहला जो है सॉल्यूशन किस चीज का है बेटा What is the mass of copper deposited at cathode? ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सबसे पहले जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है आपका CuSO4 और आपका करंट कितना दिया है बेटा 1.5 एम्पियर और टाइम कितना दिया है 10 मिनट। ठीक ये क्वेश्चन है। सबसे पहला टास्क होता है कि चार्ज कितना पास हुआ ये निकालना और उसके बाद तब जाके अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ ये निकलेगा। कैपिटल जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान अब देखते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा आई की वैल्यू आपको सबसे पहला टास्क आपको क्या होगा चार्ज निकालना। ठीक है चार्ज क्या होता है बताइए आई इंटू टी। तो आई कितना है बेटा 1.5 8 इंटू 60 ये होगा कितना आया 900 कूलम। ये चार्ज की आपको पता चल गया है ना। अब जरा इधर देखो मैंने कहा CuSO4 से पता चल गया कि Cu+2 में और SO4 -2 में डिवाइड होगा। तो हमारे पास आयन किस चीज का है डिपॉजिट होने के लिए Cu+2 का। तो अगले स्टेप ये स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको चार्ज निकालना होता है इस पे एक नंबर आपको मिलेगा दूसरा नंबर आगे के Cu पे कैलकुलेशन पे मिलेगा। तो आपने कहा Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड क्या यही होगा यस और नो। तो आपने कहा इसका 2 फैराडे इसके 1 मोल को डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल यानी कि 1 मोल कॉपर यानी कि कितने ग्राम कॉपर का 1 मोल कितने ग्राम की इक्वल होता है 35। कोई भैया किसी को तो याद होगा तुम लोगों से 1 से लेकर के 30 तक बोला था ना एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना कब याद होगा 63 ग्राम पर मोल। तो कॉपर का 1 मोल कितने ग्राम इक्वल होता है 63 ग्राम।
अब आगे से याद रखना, 1 से लेके 30 तक फीट उड़ दूंगा 1 करोड़ बहुत परसेंटेज जरूर। तो 2 पर डे, जरा देखो इधर से, 2 पर डे यानी कि कितना अमाउंट, 2 × 965 00 कूलम, कितने अमाउंट को डिपॉजिट करेगा बेटा? 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा। यस और नो? तो अगर आपसे पूछा जाए फॉर आपने कितना चार्ज दिया, फॉर 900 कूलम अमाउंट ऑफ, फॉर 900 कूलम अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट होगा? तो 63 डिवाइडेड बाय, बताओ बेटा, 2 × 965 00 मल्टीप्लाइड बाय 9। आपने कहा, इधर देख लो जिनको समझ नहीं आया, अगर मैं कहूँ कि इतने कूलम से इतना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा? 63 डिवाइडेड बाय 2 × 965 00, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर 1 ग्राम से इतना डिपॉजिट हो रहा है तो 900 के 1 कूलम से इतना डिपॉजिट हो रहा है, 900 से इतना डिपॉजिट होगा मल्टीप्लाइड बाय 900। अब इस केस में आप इसे कैलकुलेट करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे। 00 ने 00 को मार दिया, ऊपर आया 63 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 × 965। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आया किसी का? 0.2938 ग्राम। एक बार फिर से देख लो, 0.28 आ रहा है। चलो ठीक, एक्चुअली क्या है कि 96 आपने 96500 लिया है, बुक में 96487 लिया है, इसलिए बुक का जो आंसर है वो 0.29 है, आपका आंसर 0.29 समथिंग आ सकता है या 0.28 आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी इतना ग्राम